आई एम डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस जो कि सेल डिवीज़न का एक प्रोसेस है, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स की ग्रोथ होती है, उनको रिपेयर किया जाता है या रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। जो सोमेटिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, उनमें माइटोसिस होता है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें मियोसिस होता है। जैसा कि हमें मालूम ही है, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को शुरू करता है एक सिंगल सेल से, जिसको कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट डिवाइड होता रहता है और इससे सेल उसकी ग्रोथ होती है और पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जाइगोट में भी माइटोसिस होता है और जो दूसरी हमारी बॉडी सेल्स हैं उनमें भी माइटोसिस होता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव जो गैमेटिक सेल्स हैं, जिनमें गैमीट्स बनते हैं, उनमें मियोसिस होता है। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेल साइकिल समझना होगा कि किसी भी सेल का एक साइकिल होता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल की ग्रोथ के लिए, न्यूक्लियस के डिवीज़न के लिए और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न के लिए एक सेल साइकिल चलता है, जिसमें 4 फेजेस होती हैं: G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ एंड M फेज़। G1 फेज़ या फर्स्ट गैप फेज़, S यानी जब DNA की सिंथेसिस होती है, और G2 फेज़ यानी सेकेंड गैप फेज़, और M फॉर माइटोसिस, जब एक्चुअल माइटोसिस प्रोसेस होता है। G1, S और G2 फेज़ को इंटरफेज भी कहते हैं या विभाजनांतराल प्रवस्था कहते हैं इसको। जब इंटरफेज ख़त्म हो जाती है तब माइटोसिस शुरू होती है, यानी M फेज़ आती है। सबसे पहले G1 फेज़, इसमें टोटल सेल साइकिल का 25 to 40% टाइम लगता है। सेल साइकिल में जितना समय लगता है उसका 25 to 40% टाइम G1 फेज़ में लगता है। इस समय जो क्रोमोसोम्स हैं लंबे और पतले होते हैं। इसी स्टेज में प्रोटीन, RNA, DNA सिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं या नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, उनकी सिंथेसिस होती है और वो स्टोर कर लिए जाते हैं। सेकेंड फेज़ है S फेज़। S फेज़ जो कि G1 फेज़ के बाद आती है, इसमें टोटल सेल साइकिल का 30 to 50% टाइम लग जाता है। इस समय DNA, RNA, हिस्टोन प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। जैसा कि नाम है S फेज़ या सिंथेटिक फेज़, सिंथेसिस होती है। इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, डबल हो जाता है DNA का अमाउंट। तो जो हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीट क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है G2 फेज़, गैप 2। S फेज़ के बाद आती है ये, और इसमें टोटल सेल साइकिल का 10 to 25% टाइम लगता है। अब इस स्टेज में क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं और इनका कंडेंसेशन भी शुरू हो जाता है। इस स्टेज में आकर के RNA और जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही थी वो अब बंद हो जाती है। लेकिन जो स्पिंडल एपरेटस जो कि ज़रूरी है सेल डिवीज़न के लिए, उसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस इस स्टेज में शुरू होती है। G2 फेज़ के बाद M फेज़ आती है। इसमें टोटल सेल साइकिल का 5 to 10% टाइम लगता है और इसी समय M फेज़ में ही प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ ये स्टेजेस आती हैं, जिसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और इनमें क्रोमोसोम का एक एक क्रोमेटिड चला जाता है। तो इस तरीके से माइटोसिस एक प्रोसेस है जिससे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनती हैं और इन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बिल्कुल सेम होता है, आपस में भी सेम होता है और मदर सेल के समान ही होता है। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे माइटोसिस में तो कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है। लेकिन न्यूक्लियस के डिवीज़न होने के बाद जब साइटोकाइनेसिस होती है, उसके बाद ही 2 सेल्स अलग अलग बनती हैं। और माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस अधिकतर होता है, लेकिन कई बार नहीं होता है, तब बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं सेल साइकिल, जिसमें इंटरफेज में 3 स्टेजेस G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ दिखाई गई है। इसके बाद M फेज़ आती है, माइटोटिक फेज़ आती है, जिसमें माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस होती है और इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स डेवलप होती हैं सिंगल सेल से।
इस डायग्राम में आप देख रहे हैं पेरेंट सेल, जिसमें कि एस फेज के बाद यानी सिंथेसिस होने के बाद, डीएनए की सिंथेसिस होने के बाद उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, डबल हो जाता है उसका अमाउंट, ताकि डॉटर सेल्स में आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो सके और इसका जो अमाउंट है वो वापस से पेरेंट सेल के बराबर हो सके। तो इसी कारण से एस फेज में प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की और डीएनए सिंथेसिस के लिए जो भी मटेरियल होता है उसकी सिंथेसिस होती है। सेल साइकिल में सबसे पहले हमने पढ़ी इंटरफेज में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि G1 फेज, S फेज और G2 फेज आती हैं सेल साइकिल की। तो ये इंटरफेज कहलाती है और ये रेस्टिंग स्टेज होती है सेल साइकिल में। इसी समय डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जो कि S फेज में होता है। M फेज में 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो फर्स्ट फेज है प्रोफेज। इस स्टेज में न्यूक्लियर मटेरियल डेंस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होती है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये फर्स्ट फेज है एम फेज की और सबसे लंबी स्टेज है ये। इस फेज की शुरुआत में जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है कॉइल्ड भी होता है और थिन होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो थिक होने लगते हैं, मोटे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। क्रोमेटिन से वाटर लॉस होने के कारण ये जो है कंडेंस्ड होने लगते हैं, मोटे और छोटे होने लगते हैं और इनको फिर क्रोमोसोम्स कहते हैं। हर एक स्पीशीज़ में इनका साइज़ और शेप अलग अलग होता है। तो इस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस धीरे धीरे डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स जो कि अपोजिट पोल पर जाकर के माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में ऐसा नहीं होता। स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमेटिड्स से अटैच हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स पर काइनेटोकोर होते हैं। ये काइनेटोकोर प्रोटीन की बनी हुई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपीयर होने के कारण जो न्यूक्लियर मटीरियल है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, दोनों पोल से स्पिंडल बन जाता है और स्पिंडल बनाने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन जरूरी होता है। स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, दोनों पोल से अटैच्ड रहते हैं। तो 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, कंटिन्यूस फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर और इंटरजोनल फाइबर्स। एक पोल से दूसरी पोल तक जाने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो तो कंटिन्यूस फाइबर्स कहलाते हैं। क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में जो पाए जाने वाले होते हैं वो इंटरजोनल फाइबर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर में 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। यहाँ आप प्रोफेज देख रहे हैं, स्पिंडल बना हुआ दिखाई दे रहा है और क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स में सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया है और पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्रोमोसोम का, जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो कि सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट मेटाफेज। मेटाफेज में पूरी तरीके से मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और स्पिंडल क्लियर दिखता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। मेटाफेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो बहुत मोटे और छोटे हो जाते हैं, यानी उनका कंडेंसेशन इतना अधिक हो जाता है कि वो क्लियर दिखाई देते हैं और इक्वेटोरियल प्लेन पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। काइनेटोकोर अपीयर होने लगता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है जिससे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। तो पूरी तरीके से अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से। क्रोमेटिड्स भी पूरी तरीके से अलग हो चुके होते हैं एक दूसरे से। यहाँ आप देख रहे हैं मेटाप्लेट पर अरेंज्ड क्रोमोसोम्स और क्लियरली विजिबल हैं, थिक एंड शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं। स्पिंडल पूरी तरीके से बन चुका है। स्पिंडल में 3 तरह के फाइबर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कंटिन्यूस फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर्स, ये सब होते हैं इसमें। नेक्स्ट है एनाफेज। स्पिंडल पूरी तरीके से काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं और ये एक प्रेशर क्रिएट होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स पर, जिसके कारण वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं।
और ये सबसे छोटी फेज है होती है माइटोसिस में। इसमें सेंट्रोमियर और माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो आपस में रिएक्शन होती है उनके कारण ही क्रोमोसोम्स का मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से जो मोनोवैलेंट्स बने थे वो पोल्स की तरफ खिंचते चले जाते हैं। दोनों पोल पर आइडेंटिकल सेट क्रोमोसोम का पहुंच जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं एनाफेज में क्रोमेटिड्स का मूवमेंट शुरू हो गया है। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो कि एक क्रोमोसोम से बने होते हैं उनका मूवमेंट शुरू हो गया है। क्रोमोसोमल फाइबर्स उनको ऑपोजिट पोल की तरफ खींचने लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ओरिजिनल सेल्स हैं जिनमें मेटाफेज और एनाफेज स्टेजेस आपको क्लियरली दिखाई दे रही हैं। क्रोमोसोम्स किस तरीके से ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं और किस तरीके से इक्वेटर पर अरेंज्ड होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। लास्ट है टीलोफेज, सबसे अंतिम स्टेज है ये। इसमें क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं यानी वापस से पतले होने लगते हैं, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स वाटर एब्जॉर्ब करने के कारण पतले और लंबे होने लगते हैं और वापस से क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं। दोनों पोल्स पर न्यूक्लियर मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो इनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे न्यूक्लियोलस डेवलप होना शुरू हो जाता है। दोनों पोल्स पर एक एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। माइटोटिक स्पिंडल पूरी तरीके से टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस स्टेज के लास्ट में दोनों पोल्स पर डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देंगे, यानी अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। न्यूक्लियस का डिवीज़न पूरी तरीके से हो जाता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल पेरेंट सेल की तरीके से होगा, आपस में भी सेम होगा और पेरेंट सेल की तरीके से होगा। ये आप देखिए यहाँ पर टीलोफेज दोनों पोल्स की तरफ दो डॉटर न्यूक्लियाई का बनना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पीसेस की फॉर्म में पहले न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ इकट्ठी होती है और उसके बाद ये कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। यहाँ एलियम सेपा रूट टिप दिखाई गई है, यानी अनियन की रूट टिप, जिसमें माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हैं। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। टीलोफेज के समय ही गोल्गी एपरेटस से वेसिकल्स आती हैं और वो मूव कर जाती हैं सेल के मिडल में। माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आते हैं। ये सब मिलकर के सेल प्लेट का निर्माण करते हैं, सेल प्लेट बनाना शुरू कर देते हैं। सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट होने लगते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट, और मिडिल लैमेला बन जाती है। बाद में सेल्यूलोज और दूसरे सेल वॉल मटेरियल वो सब जमने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वॉल बननी शुरू हो जाती हैं और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होती है और दो डॉटर सेल्स पूरी तरीके से बन जाती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल पेरेंट सेल के समान ही होती हैं। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट फॉर्मेशन से होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये क्लीवेज फरो से होता है, यानी एक फरो बनती है दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, सेंटर में जहाँ पर सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट की जगह यहाँ पर फरो बनती है, एक दबाव पड़ता है और फिर दोनों पिंच ऑफ हो जाती हैं। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर टीलोफेज स्टेज दिखाई दे रही है शुरू में, और बाद में जब साइटोकाइनेसिस होती है तो गोल्गी बॉडी से वेसिकल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के दोनों न्यूक्लियाई के बीच में अरेंज हो जाते हैं। सेल वॉल मटेरियल इकट्ठे हो जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम पैक्टेट, और बीच में दोनों न्यूक्लियाई के बीच में सेल वॉल बन जाती है और इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। थैंक यू।